हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी और टीचर फॉर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़। और हमने चैप्टर नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं। डाटस हमने पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड पार्टनरशिप, थर्ड जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी और आज हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करने से पहले निकाल लीजिए अपने वेपन्स, दैट इज योर कंसेप्ट रजिस्टर एंड योर पेन, एंड हम लिखेंगे सारे कंसेप्ट्स पॉइंट बाय पॉइंट. Apart from that, you all are at India's favorite YouTube channel Magnet Brains, loved by all students because it provides quality free education of kindergarten to class 12th. We make you prepare for CBSE board as well as some state boards also. अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वी प्रोवाइड यू फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन यहाँ से यहाँ जा सकती है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. निकाल लीजिए कंसेप्ट रजिस्टर और हमारा टॉपिक का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी, जो कि गवर्न होती है कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसको पहले बोलते थे कंपनीज एक्ट 1956, बट अमेंडमेंट्स के बाद वो बन गया है कंपनीज एक्ट 2013. सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है अगर आप इसको अच्छे से समझें तो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम टोटली बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी. और कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कंपनी ये लोगों का एसोसिएशन है, formed for carrying out business activity and has a legal status independent of its members. ओके, सो कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी ऑन होती हैं. उसकी एक लीगल स्टेटस है, इंडिपेंडेंट है मेंबर्स से, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ. अगर मेंबर्स कंपनी के बिहाफ पे कोई एक्ट करते हैं और उससे नुकसान हो जाता है तो मेंबर्स लायबल नहीं होंगे, कंपनी लायबल होगी. इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी. सो कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के लॉसेस के लिए लायबल नहीं होते, केवल उनके शेयर के एक्सटेंट तक वो लायबल होते हैं. उनके पर्सनल एसेट्स लायबल नहीं होते, लिमिटेड लायबिलिटी होती है. ओके, नाउ अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन. जैसे मैं, आप, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं. वी कैन ब्रीथ, वी कैन टच, वी कैन फील. सिमिलरली कंपनी एक चार दीवारी है. हो सकता है चार दीवारी ना भी हो, ऑनलाइन रन हो रही हो. सो कंपनी क्या ऐसे टच, फील, रन, डांस ये सब कर सकती है? नो. सो इसलिए उनको बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन. आपके मन में आ रहा होगा मैम तो ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बोल रहे, पर्सन क्यों बोल रहे हैं, वाई द वर्ड पर्सन? सो स्टूडेंट्स, पर्सन इसलिए बोलते हैं जैसे मैं, अगर मैं चाहूँ तो कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकती हूँ, यस. अगर मैं चाहूँ तो जाकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, यस. सिमिलरली एक कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है. कंपनी भी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है. कंपनी भी आउटसाइडर्स के साथ डीलिंग्स कर सकती है. कंपनी कर रही है मतलब कंपनी के लोग ही कर रहे हैं कंपनी के नाम पर, इसलिए बोला जाता है कंपनी कर रही है. कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, इसलिए उससे बोलते हैं पर्सन. और वो कौन सा पर्सन है? नकली इंसान है, क्योंकि वो सांस नहीं ले सकती, क्योंकि वो दौड़ नहीं सकती, क्योंकि वो फील नहीं कर सकती, इसलिए वो नकली इंसान है तो इंसान विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग एटसेट्रा, पर आर्टिफिशियल पर्सन है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए बोला जाता है कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी, एंड परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. तो चलिए परपेचुअल सक्सेशन का मतलब समझते हैं. परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. कंपनी अलग, कंपनी के लोग अलग. अगर लोग कंपनी के बिहाफ पे कोई भी काम करेंगे उससे नुकसान हो जाता है तो लोग लायबल नहीं होंगे, कंपनी लायबल होगी. ओके, अब समझते हैं व्हाट इज दिस परपेचुअल सक्सेशन. मान लीजिए कि एक कंपनी है. ओके, तो मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी न्यू बनी है और आज जो भी डेट है कंपनी न्यू बनी है. सो कंपनी के सारे लोगों ने पार्टी के तौर पर एक कार बुक करी और 5 लोग थे, प्राइवेट कंपनी थी. वो पांचों क्या किए, एक पिकनिक ट्रिप पे जा रहे थे. ठीक है, पिकनिक मनाने जा रहे थे कि ओ वी हैव फॉर्म्ड अ न्यू कंपनी, वी शुड रिलैक्स अ लिटिल बिट, देन वी विल प्रोसीड टू द बिजनेस ऑपरेशंस. तो अभी 2 दिन अपन रिलैक्स करते हैं. जब वो पिकनिक जा रहे थे, इसमें ना 4 लोग बैठे हुए थे. ठीक है, 1 2 3 4 4 लोग बैठे हुए थे.
जा रहे थे तो मेन हाईवे रोड आया, और जैसे ही हाईवे रोड आया उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और सारे के सारे लोग मर गए, सारे के सारे लोग। इनकी कंपनी का नाम था XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब सभी लोग मर गए, क्या कंपनी भी मर जाएगी? क्या कंपनी भी नहीं होगी? तो नो स्टूडेंट्स, कंपनी चलती रहती है, लोग आए चाहे जाएं। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम सभी लोग मर गए, 5 लोगों ने कंपनी बनाई, पांचों के पांचों निपट गए। अब स्टूडेंट्स उनकी डेथ तो हो गई है, बट कंपनी में होती है परपेचुअल सक्सेशन, जो बोलती है लोग आए चाहे जाए कंपनी चलती रहेगी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? प्रोफेसर LCB ग्रोवर हैं एक, क्या नाम बोला मैंने? प्रोफेसर LCB ग्रोवर। सो स्टूडेंट्स, ये एक प्रोफेसर है, इन्होंने एक डेफिनेशन दी परपेचुअल सक्सेशन की। उन्होंने बोला मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। फिर से बोल रही हूँ मैं, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम समझ गए कि कंपनी चलती रहेगी, लोग मर गए तब भी कंपनी चलती होगी, पर कैसे? सो स्टूडेंट्स, इन ये जो लोगों की डेथ हुई है, जो मेंबर्स थे कंपनी के, इनके लीगल आयर्स भी होंगे ना, इनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो होंगे, चाहे तो वो कंपनी चला सकते हैं। अगर ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कंपनी नहीं चला पा रहे हैं तो गवर्नमेंट आकर इनकी जो कंपनी है उसको सेल करेगी, अगर इन्वेस्टर्स से कुछ पैसा लिया है तो उनको वापस करेगी और इसको लिक्विडेट कर देगी। तो कंपनी का जन्म होता है लॉ से और कंपनी मरती भी है लॉ से, ठीक है? इसलिए किसी के आने या जाने से कंपनी नहीं रुकती, ठीक है? कंपनी का जब बर्थ होता है उसे बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, और कंपनी जब एंड होती है उसे बोलते हैं वाइंडिंग अप। ओके, सो ये दो तीन टर्म्स है, उस पर ध्यान देना। सो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। पहले जो था कंपनीज एक्ट था 1956, फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस आए और वो बन गया कंपनीज एक्ट 2013, जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में हुआ था। As per section 2 subsection 20, company means a company incorporated under this act or any other previous company law. Okay, so students, companies act की जो हिस्ट्री है वो 18th सेंचुरी से चली आ रही है। इतने अमेंडमेंट्स हुए हैं, बट आपको केवल 2 ही साल याद रखने हैं। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। इनकॉर्पोरेटेड यानी बनी है। सो कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो इस एक्ट में बनी है। इस एक्ट मतलब 2013 वाले, और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ यानी 1956 वाले लॉ में अगर इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर हुई है, तो भी कंपनी कहलाती है। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था कंप्लीट कंपनी का इंट्रोडक्शन। अब आपको लिखना क्या क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ, साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको लिखना है कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन formed for carrying out business activity and has legal status independent of its members। फिर उसके बाद आपको लिखना है company has separate legal entity, perpetual succession and a common seal। कॉमन सील क्या होता है मैं अभी समझाऊंगी, मैंने आपको परपेचुअल सक्सेशन समझा दिया है। एंड सेपरेट लीगल एंटिटी आप ऑलरेडी जानते हो, आर्टिफिशियल पर्सन भी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। नाउ कंपनी जो है इसका एक्ट है 2013 एंड इसकी ये डेफिनेशन है एज पर दी लॉ। ओके, प्लीज नोट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। चलिए सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट एरिया। द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी वाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं और जो कंपनी मैनेज करने वाले लोग होते हैं वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऐसा क्यों बोला कि शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, चलिए समझते हैं। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। अब XYZ लिमिटेड ने 1 लाख शेयर्स इशू करे, यानी सेल करने के लिए मार्केट में इशू करे। एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ थी, ठीक है। अब जब ये शेयर्स सेल हुए तो टोटल 1500 शेयर होल्डर्स ने ये शेयर परचेज करे। अब 1500 शेयर होल्डर्स ने टोटल कितने अमाउंट में टोटल अगर मैं बोलूँ कितने अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की है, 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है।
ये जो 1 करोड़ रुपीज़ है इसकी इन्वेस्टमेंट इन लोगों से आई है। मान लेते हैं कि बिल्कुल 1 लाख शेयर इशू किए थे, 100 रुपये के हिसाब से 1 लाख शेयर 100 रुपये के हिसाब से टोटल बिक गए। ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, ना ही अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है। ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये आप अकाउंट्स में सीखोगे। ओके स्टूडेंट्स, ओवर सब्सक्रिप्शन का मैं थोड़ा सा जस्ट दे देती हूँ। अगर मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर्स सेल किए हैं और मार्केट में लोगों ने 2 लाख शेयर्स परचेज कर लिए, तो अब कंपनी तो असमंजस में आ गई, बल्क ऑर्डर्स आ गए, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मार्केट में कंपनी ने 1 लाख शेयर्स सेल करे हैं और केवल 80,000 शेयर्स सेल हुए, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं था, नॉर्मली शेयर्स सेल हो गए, ऐसा मान लीजिए। सो ये जो 1500 शेयर होल्डर्स हैं, 1500 शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने कंपनी में पैसा लगाया, और जो कंपनी में पैसा लगाता है वो कौन होता है? ओनर होता है। पर क्या ये कंप्लीट ओनर है स्टूडेंट्स? नो, ये फ्रैक्शनल ओनर है, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन होल्ड कर रहे हैं टोटल शेयर कैपिटल का। ठीक है, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है इन 1500 शेयर होल्डर में जिन्होंने 50 शेयर खरीदे 100 रुपए के हिसाब से। यहाँ पर उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उनका जो शेयर कैपिटल में हिस्सा है वो केवल 5,000 रुपए का है। समझ रहे हो? तो मिस्टर ए कौन हुए? फ्रैक्शनल ओनर हुए, इसलिए बोला जाता है शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब कंपनी में जो डिसीजन मेकिंग होगी वो कैसे होगी स्टूडेंट्स? कंपनी में जो डिसीजन मेकिंग होगी वो करते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ऐसी बॉडी होती है जो कंपनी में सारे डिसीजंस लेते हैं। एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम टू मिनिमम हमें 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम से मिनिमम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं? 15। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करे तो। Okay students, usually the owners exercise an indirect control over the business. Capital of the company is divided into smaller part called as shares. तो ये जो स्मॉलर पार्ट्स में कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइड हुआ है इसको बोलते हैं शेयर्स। ठीक है, पता है आपको एक बहुत ही प्यारी लाइन है जिसको अपन बोलते हैं शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। 3 बार शेयर्स आता है, फिर से मैं बोलती हूँ, शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर कंपनी के शेयर कैपिटल में एक हिस्सा है, तो शेयर इज अ शेयर, शेयर मतलब हिस्सा, इन द शेयर कैपिटल, सो शेयर कैपिटल में हिस्सा को क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। ओके, सो यही शेयर्स बोला जाता है विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली फ्रॉम वन शेयर्स होल्डर टू अनदर पर्सन एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी है XYZ लिमिटेड तो फिर मिस्टर ए के पास अगर 100 शेयर्स हैं वो मिस्टर बी को बिना किसी परमिशन के शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर अगर प्राइवेट कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उसमें मिस्टर ए एक शेयर होल्डर है, उनको मिस्टर बी को शेयर्स ट्रांसफ़र करना है तो उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं कहाँ? पब्लिक कंपनी में, पर शेयर्स ट्रांसफ़र पे रिस्ट्रिक्शन है कहाँ? प्राइवेट कंपनी में। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? यही लाइन यहाँ पर आपको बताई गई है। प्लीज़ हैव अ लुक एट इट एंड नोट डाउन एवरीथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आपको रनिंग नोट्स बनाते जाना है साथ में। फीचर्स ऑफ द कंपनी, फीचर्स ऑफ द कंपनी में सबसे पहला फीचर है स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बताई थी, आई कैन स्मेल, आई कैन ब्रीथ, आई कैन टच, आई कैन फील, आई कैन रन, आई कैन वॉक। ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है। बट कैन अ कंपनी रन? कैन अ कंपनी सी? कैन अ कंपनी टच? नो, क्योंकि या तो वो 4 दीवारी होगी या ऑनलाइन कंप्यूटर्स पे रन हो रही होगी। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है जैसे एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है। कंपनी किसी पर केस कर सकती है जैसे एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है। कंपनी पर दूसरे केस कर सकते हैं जैसे एक ह्यूमन बीइंग पे होते हैं। सिमिलरली इसको बोला जाता है एक पर्सन, यानी आर्टिफिशियल पर्सन। असली इंसान नहीं है, वो नकली इंसान है। नकली क्यों है? क्योंकि वो ब्रीथ, स्मेल, फील ये सब नहीं कर सकती, बट कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना, केसेस करना, ये सब तो कंपनी कर सकती है। इवन जैसे एक इंसान प्रॉपर्टी खरीद सकता है वैसे कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। मैम कैसे? वो तो एक 4 दीवारी है। कंपनी जो रन होती है वो रन होती है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन द बैक एंड। वो सब कंपनी के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि येस कंपनी कैन ओन अ प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन। इसलिए उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। चलिए देखते हैं बुकिश लैंग्वेज क्या बोलती है। अ कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, यानी कंपनी बनती है लॉ से,
एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, कंपनी का उसके मेंबर्स के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आए चाहे जाए, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। एलसीबी ग्रोवर जी ने क्या बोला था, मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, याद आया। सो परपेचुअल सक्सेशन होता है। लाइक अ नेचुरल पर्सन, अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, इनकर डेट्स, बोरो मनी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, sue and be sued, मतलब केस कर सकती है और उन पे भी केस हो सकता है। बट अनलाइक देम इट कैन नॉट ब्रीथ, it cannot eat, it cannot run, it cannot walk, and so it is called a artificial person. Now second point है separate legal entity. So students, separate legal entity मैं आपको already बता चुकी हूँ क्या होता है। कंपनी और कंपनी के लोग दो अलग अलग इंसान हैं। अगर कंपनी के लोगों ने कंपनी के बिहाफ पे कुछ काम किया है और वो काम अनसक्सेसफुल हो गया, उससे लॉसेस हो गए, तो जिन लोगों ने वो काम किया है वो लायबल नहीं होंगे उनके पर्सनल एसेट्स, केवल उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, यानी जितने उन्हें शेयर्स परचेज किए हैं उतना ही। पर ऑन द अदर हैंड कंपनी लायबल होगी। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। देखिए, मिस्टर ए कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ठीक है। मिस्टर ए ने 10 शेयर्स परचेज किए हैं और एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपीज़ है, ठीक है, मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 10,000 रुपीज़ की। अब मिस्टर ए जो हैं वो कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, ठीक है, कंपनी को एज अ शेयर होल्डर भी हैं एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के दर्जे से उन्होंने कंपनी को कुछ गाइडेंस दी और इनको इसकी सैलरी अलग मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर वो क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर है। इक्विटी शेयर होल्डर मतलब जिनको मैनेजमेंट में बोलने का हक होता है। सो स्टूडेंट्स, कोई डिसीजन मेकिंग हो रही थी जिसमें इन्होंने एज ए इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी को गाइडेंस दी इन द जनरल मीटिंग, नॉट एज अ सीए, ठीक है। सो इन्होंने गाइडेंस दी, उस गाइडेंस की वजह से, उस डिसीजन की वजह से कंपनी ने उनकी बात को फॉलो किया, ये जानते हुए, ये अज्यूम करते हुए, ओके ये तो हमारे सीए हैं पर वो शेयर होल्डर भी हैं, तो प्रोफेशनल हैं, तो कंपनी को लगा उनसे गलती नहीं होगी। बट उनकी एक छोटी सी भूल की वजह से एक गलती हो गई जिससे 12 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो बताइए, इस नुकसान की भरपाई मिस्टर ए करेंगे या कंपनी करेगी? ऑब्वियसली कंपनी करेगी, बिकॉज यहाँ पर मिस्टर ए केवल कितने रुपए तक के लिए लायबल है? 10,000 रुपए के लिए लायबल है। और हाँ, अगर इस 10,000 में से मान लीजिए वो एप्लीकेशन की स्टेज, उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट पे किया है 2,000, तो मिस्टर ए केवल 8,000 के लिए लायबल होंगे, बट पूरे 12 लाख के लिए वो लायबल नहीं होंगे। यही बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि पर्सन जिसने डिसीजन मेकिंग करी और कंपनी बिल्कुल अलग अलग इंसान है। सो वो जो पर्सन है जिसने डिसीजन मेकिंग करी वो केवल और केवल उसकी शेयर के एक्सटेंट तक लायबल है, उसके आगे वो लायबल नहीं है। वो शेयर का एक्सटेंट भी कैसा है? अनपेड वाला एरिया। ओके, नाउ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी जब रजिस्टर हुई थी, कंपनी जब बनी थी, a company acquires an identity distinct from its members, ठीक है। its assets and liabilities are separate from its members, ठीक है। the law does not recognize business and owners to be one and the same, ओके। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज मैंने एक कंपनी खोली प्रियंका एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। मैंने एक कंपनी खोली प्रियंका प्राइवेट लिमिटेड। क्या मैं उस कंपनी को बोल सकती हूँ ये कंपनी मेरी है? नो, मैं नहीं बोल सकती। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि उस कंपनी की मैं चेयरपर्सन हूँ, बट मैं उस कंपनी को क्लेम नहीं कर सकती। कंपनी का कोई भी ओनर नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, सो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी अलग मेंबर होती है, कंपनी अलग एसोसिएशन होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसके मेंबर्स अलग होते हैं। मेंबर्स एकदम अलग, कंपनी एकदम अलग, उसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, नाउ फॉर्मेशन, कंपनी बनती कैसे है? सो आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, वन क्लिक पे सब हो जाता है। सो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव
and complicated process. It involves preparation of several documents, compliance with several legal requirements before it can start functioning. Incorporation is compulsory under Companies Act 2013 or any other previous company law. Such companies which are incorporated under Companies Act 1956 or any company law shall be included in the list of companies. So कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है यानी कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बट आजकल क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो थोड़ा सा ईजी है, हाँ, पर आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। जैसे पहला डॉक्यूमेंट MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी कंपनी के रूल्स क्या होंगे। तीसरा डॉक्यूमेंट विच एरिया यू आर वर्किंग इन, what is the name of your company, where your office is situated, where you are leading the business operations, who are the board of directors, when will you issue shares, how you will have to raise capital, ये सारी चीज़ों के आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। ओके, सो इसलिए कंपनी का फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नाउ परपेचुअल सक्सेशन, मैं आपको इसको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गो ऑन फॉर एवर। सो परपेचुअल सक्सेशन, अ कंपनी बीइंग अ क्रिएशन ऑफ लॉ, can be brought to an end only by law। मतलब कंपनी बनती कैसे है, लॉ से, एंड कंपनी एंड भी कैसे होती है, लॉ से। जब कंपनी बनती है, क्रिएट होती है, तो उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, और कंपनी जब एंड होती है ना स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं लिक्विडेशन या बोलते हैं वाइंडिंग अप। जब कंपनी एंड होती है उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडेशन या बोलते हैं वाइंडिंग अप। ओके, नाउ it will only cease to exist when a specific procedure for its closure called winding up is completed। यानी कंपनी तभी बंद होगी जब आप बाय लॉ इसको एंड करोगे, किसी के डेथ होने से, किसी शेयर होल्डर के मर जाने से, या कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास अवे हो गया, उनकी वजह से कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी पैदा भी लॉ से होती है, मरती भी लॉ से ही है। ओके, पैदा कैसे होती है, जब हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं। मरती कैसे है, जब हम वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन करते हैं। सो मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। नाउ कंट्रोल, सो कंपनी की पूरी मैनेजमेंट का किसके हाथों में होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, और कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास भी मैनेजमेंट होती है, ठीक है, बट बाकी लोगों के पास मैनेजमेंट नहीं होती। सो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स which appoints the top management officials for running the business. Directors hold a position for immense signification as they are directly accountable to shareholders for the working. Shareholder however do not have the right to be involved in day-to-day running of the business. Shareholders को मीटिंग्स में इक्विटी शेयर होल्डर को हाँ पूछा जाता है कि आपकी क्या राय है, बट डे टू डे फंक्शनिंग में कोई शेयर होल्डर की राइट नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट फीचर, दैट इज लाइबिलिटी। उसके पहले आप इसके नोट्स बनाइए, देन हम आगे मूव करेंगे। ओके, लेट्स सी फर्दर। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो है लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी क्या होती है कंपनी की, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड, ठीक है, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, शेयर होल्डर्स हो, सबकी लाइबिलिटी होती है लिमिटेड, और पर्सनल एसेट उनके लायबल नहीं होते। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बिफोर स्टार्टिंग विद व्हाट इज रिटन इन द बुक। सो स्टूडेंट्स, हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। ये एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है। इसमें टोटल इस कंपनी में मान लेते हैं अपन 15 मेंबर्स हैं। मिनिमम पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सो इसमें 15 मेंबर्स हैं एंड 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। नाउ क्या हुआ कि कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी को 20 लाख का नुकसान हो गया, ठीक है। अब ये जो 15 मेंबर्स थे, इनकी टोटल जो अगर बोले कि इनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्होंने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, उसके हिसाब से इनका टोटल अमाउंट बनता है 50 लाख, यानी 50 लाख का शेयर कैपिटल था कंपनी में, ठीक है। और नुकसान कितना हो गया, 20 लाख रुपए।
तो क्या इन लोगों से जो 50 लाख जिनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन था, इनसे बोलेंगे कि हम इस नुकसान की भरपाई करो? यस, इनसे बोलेंगे, बट अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल। तो हाँ, पूरी भरपाई आसानी से हो सकती है 50 में से 20 लाख की, तो इनसे ले लेंगे। बट मान लीजिए कि लॉस हो गया 120 लाख का, तो क्या हम इनसे बोल सकते हैं 120 लाख भरो, अपने घर से पैसे लेके आओ इन 15 मेंबर्स से? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये केवल कितने अमाउंट के लिए लायबल है? 50 लाख के लिए लायबल है। और मान लीजिए 50 लाख में से इन लोग ऑलरेडी कंपनी को 20 लाख पे कर चुके थे, अलग अलग शेयर का वैल्यू थी अलग अलग शेयर होल्डर की, 20 लाख पे कर चुके थे इन टोटल, सो केवल 30 लाख के लिए लायबल है। जो अनपेड होता है ना, वो उसके लिए लायबल होते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अगर ये आपको टफ लग रहा है तो। मिस्टर ए एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, कंपनी ना पैसे इकट्ठे नहीं बुलवाती है हमेशा, कंपनी की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। जैसे कंपनी ने शेयर बेचे तो कंपनी शेयर होल्डर से एप्लीकेशन का पैसा बुलवाती है, फिर उसके बाद जब शेयर अलॉट करती है तब पैसा बुलवाती है, फिर और पैसों की जब ज़रूरत पड़े तो कॉल्स करती है कंपनी शेयर होल्डर को कि कॉल के अमाउंट पे करो। सो स्टेजेस होती हैं कंपनी में पैसे बुलवाने की। तो सबसे पहली होती है एप्लीकेशन स्टेज, दूसरी होती है अलॉटमेंट स्टेज, फिर होती है फर्स्ट कॉल, फिर होती है सेकंड कॉल, और फिर उसके बाद अगर ये फाइनल कॉल भी बना सकते हैं और उसके बाद भी और कॉल्स हो सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक शेयर होल्डर थे मिस्टर ए, इन्होंने 100 रुपये पर शेयर के 15 शेयर्स परचेज किए, ठीक है, 15 शेयर्स। नाउ एप्लीकेशन के टाइम पर कंपनी ने बोला कि 5 रुपीज़ है एप्लीकेशन का अमाउंट, ठीक है, 5 रुपये देने पड़ेंगे शेयर होल्डर्स को पर शेयर अगर उन्हें एप्लीकेशन का अमाउंट पे करना है। 5 नहीं, ले लीजिए 20 रुपीज़ है एप्लीकेशन का अमाउंट, 5 रुपये बहुत कम हो जाएगा, 20 रुपीज़ है एप्लीकेशन का अमाउंट, ओके। फिर उसके बाद अलॉटमेंट पे है 30, देन है 20, देन फिर से है 30। इस तरीके से स्टेजेस बटी हुई हैं पैसा बुलवाने की। तो एक मिस्टर ए जो हैं शेयर होल्डर हैं, इन्होंने एप्लीकेशन का अमाउंट पे कर दिया, बाकी अमाउंट उनके पे करना बाकी है, ठीक है। जैसे हम कोई परचेज करते हैं तो हम शुरू में एडवांस दे आते हैं, तो हमारी बुकिंग हो जाती है, बुकिंग करे आते हैं। एप्लीकेशन मतलब बुकिंग करना कि ये शेयर मेरे नाम पे हो गया, ठीक है। होएगा कब? एक्चुअल में अलॉटमेंट पे होगा, ठीक है। सो इन्होंने कंपनी को पे करे हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड को, इन्होंने पे किए हैं 20 रुपीज़ पर शेयर, यानी 15 शेयर इंटू 20, यानी उन्होंने पे किए हैं 300 रुपये, ठीक है। 15 शेयर्स थे, 20 रुपये एप्लीकेशन के पे किए हैं 15 शेयर्स पे, तो 300 रुपये उन्होंने पे किए हैं। अब कंपनी को नुकसान हो गया 10,000 रुपये का, तो कंपनी मिस्टर ए से बोल रही है कि पूरे 1500 रुपये दो। तो मिस्टर ए बोले मैं 1500 क्यों दूं, जब मैं 300 दे चुका हूं तो मैं केवल 1200 और दूंगा। तो यही बात होती है कि जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज अनपेड, ठीक है। तो मिस्टर ए से जब कंपनी ने बोला कि आप 10,000 में आप भी कंट्रीब्यूट करोगे, आप 1500 रुपये दो, तो उन्होंने बोला नो, आई विल नॉट गिव 1500 बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पेड 300 रुपीज, राइट। सो आई एम ओनली एलिजिबल टू पे द रेस्ट ऑफ द 1200 अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था अपना कंसेप्ट ऑफ अनपेड शेयर वाली लाइबिलिटी। नाउ लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन दी कंपनी। समझ में आया? ये सेम चीज़ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की है, ओके। सेम चीज़ एक्सप्लेन की है कि केवल कैपिटल तक वो लाइबिलिटी वो जो है लिमिटेड रहती है। द क्रेडिटर्स कैन यूज ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी टू सेटल देयर क्लेम्स सिंस इट इज द कंपनी एंड नॉट द मेंबर्स दैट ओज द डेट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। इस लाइन का। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने कुछ क्रेडिटर्स से सामान लिया था उधार पे, ठीक है। कंपनी को क्रेडिटर्स को पैसे वापस करने हैं, ठीक है। अब कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं और कंपनी क्रेडिटर्स को पैसे वापस नहीं दे पा रही, तो ये जो क्रेडिटर्स हैं
ये कैसे पैसा रिकवर करेंगे। क्रेडिटर यानी ऐसा पर्सन जिससे कंपनी ने कुछ उधार लिया हो, ठीक है। सो यहाँ पर क्रेडिटर्स को कैसा कंपनी पैसे रिकवर करेगी, तो क्रेडिटर कंपनी के एसेट्स बेच देंगे, ठीक है, जैसे कंपनी की प्रॉपर्टी, टेबल, मशीनरी, प्लांट, कुछ भी बेच सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। सो पर क्या क्रेडिटर्स कंपनी के मेंबर्स से बोल सकते हैं लाओ पैसा, शेयर होल्डर से बोल सकते हैं लाओ पैसा? नो, नहीं बोल सकते, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। यही तो एडवांटेज है एक शेयर होल्डर बनने का, कि आपके घर के पर्सनल एसेट्स लाइबल नहीं होंगे अगर कंपनी को नुकसान हो जाता है तो। ओके, so the creditors can use only the assets of the company to settle their claims since it is a company and not the members who owes the debt। क्योंकि कर्जा किसने लिया? कंपनी ने, मेंबर्स ने नहीं लिया। सब काम किसने किया? कंपनी ने, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, द मेंबर्स कैन बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट द लॉस ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट। जो मैंने आपको यहाँ बात बोली ना कि वो 300 रुपये दे चुका है, वो सिर्फ 1200 के लिए लायबल होगा। सो यस, केवल अनपेड अमाउंट के लिए ही शेयर होल्डर लायबल होता है, ठीक है। और यही इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, सेम ऐसा ही एग्जाम्पल। सो अक्षय इज अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी होल्डिंग 2000 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच विच ही हैज ऑलरेडी पेड 7 पर शेयर। तो बचे कितने? 3 रुपए के लिए वो लायबल है। हिज लाइबिलिटी इन द इवेंट ऑफ लॉसेस ऑन कंपनीज फेलियर टू पे डेब्ट्स कैन बी ओनली अप टू ₹6000। द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैसे आया 6000? 10 रुपये पर शेयर में 7 रुपये ऑलरेडी दे चुका था, यानी 2000 इंटू 7 यानी 14,000 रुपये वो दे चुका था। तो 2000 इंटू 3 यानी 6,000 रुपये देना बाकी है और उसकी लाइबिलिटी भी केवल 6,000 रुपये की होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसको प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन करना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज़ नोट डाउन। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन सील। अब कोई भी डॉक्यूमेंट पर अगर ठप्पा लग जाता है सरकार का तो वो सरकारी डॉक्यूमेंट बन जाता है। सिमिलरली कंपनीज के डॉक्यूमेंट पर भी एक ठप्पा लगता है जिस पे कंपनी की सील होती है, उसको बोलते हैं कॉमन सील। तो क्या कॉमन सील लगाना मैंडेटरी है? क्या कॉमन सील लगाना आज के ज़माने में वो सील स्टैम्प मैंडेटरी है? चलिए देखते हैं। सो कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन इट्स नेम बाय इटसेल्फ। अब वो तो चार दीवारी है ना, या वो ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर में बनी हुई कंपनी है, तो क्या वो खुद साइन कर सकती है? नो, इसलिए कंपनी के नाम की एक सील होती है। Therefore, every company is required to have its own seal, which acts as an official signature. Any document which does not carry the common seal is not binding on the company. तो यहाँ पर बोला कंपनी की खुद की एक कॉमन सील होती है, क्योंकि कंपनी खुद साइन नहीं कर सकती तो वो ठप्पा लगाते हैं हर पेपर पे, ताकि वो पेपर ऐसा माना जाए कि कंपनी द्वारा ऑथेंटिकेटेड है। चलिए, तो क्या कॉमन सील मैंडेटरी है? कोई डॉक्यूमेंट है, क्या उस पर वो सील लगाना मैंडेटरी है? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है नो। मैं आपको बताती हूँ क्यों। 2015 में कुछ चेंजेस हुए कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2013 के कानून में कुछ चेंजेस हुए। कौन से साल में? 2015 में। उसमें ये जजमेंट आई कि कॉमन सील लगाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। तो अगर कॉमन सील नहीं लगाएगी कोई कंपनी तो कैसे माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है या कंपनी को ही बिलोंग करता है? सो लॉ ने बोला कि कंपनी की अगर आप कॉमन सील नहीं लगा रहे हो तो इस वाले डॉक्यूमेंट पे आप एक डायरेक्टर प्लस एक कंपनी सेक्रेटरी वो होता है जो प्रॉपर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज से डिग्री लेके आता है। ओके, कॉर्पोरेट लॉयर की भी जॉब कर सकता है वो व्यक्ति और अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकता है। सो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के अगर इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दें तो मान लिया जाता है कि वो कॉमन सील के बराबर है, या फिर कंपनी के कोई 2 डायरेक्टर साइन कर दें तब भी मान लिया जाता है कि वो कॉमन सील के बराबर है। सो अगर कॉमन सील आप नहीं लगा रहे हो तो इन दोनों में से एक चीज़ तो होनी चाहिए, और ये बोलता है कंपनीज एक्ट 2013 का अमेंडमेंट जो आया था 2015 में कॉमन सील के रिगार्डिंग, उसमें ये बात करेगी कि कॉमन सील तो कंपनी की
एक ठप्पा होता है जो हर डॉक्यूमेंट पे लगता है और जो कंपलसरी नहीं है आज के सिनेरियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको प्लीज नोट डाउन करिए दैट कॉमन सील इज ऑप्शनल. If you are putting common seal, well and good. If you are not putting common seal, get the document signed by either 2 director or 1 director or 1 company secretary. Please note down the example. चलिए, so risk bearing. अब the risk of the losses in the company is borne by all shareholder. This is unlike the case of sole proprietorship, partnership, where one or the few person respectively bear the losses. In the face of financial difficulty, all shareholder in the company have to contribute to the debts to the extent of their shares in the company's capital. So, अगर कंपनी को नुकसान होता है, सभी शेयर होल्डर्स को पैसे भरने पड़ते हैं, कंपनी का सपोर्ट करना पड़ता है, पर not the personal assets will be liable, only their unpaid amount of share will be liable. ठीक है, हाँ वो रिस्क तो बियर करते हैं पर केवल जो पैसा उन्होंने कंपनी को अभी बकाया है उनका, केवल उस एक्सटेंट तक वो लाइबल हैं. फिर से मैं लाइन रिपीट कर रही हूँ, ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स दे विल बी लाइबल, ऑल द शेयर होल्डर्स, टू द रिस्क ऑफ द कंपनी. ओके स्टूडेंट्स, Now let's move towards merits of the company. So कंपनी के बहुत सारे merits होते हैं, जैसे पहला है limited liability, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि जो members होते हैं उनकी liability होती है limited. So shareholders are liable to the extent of amount unpaid on the shares held by them. Also the assets of the company are used to settle debts. Creditors के लिए assets काम आते हैं. Leaving the owners personal property free, कोई भी personal liability नहीं होती है. ओके, दिस रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ रिस्क बॉर्न बाय द इन्वेस्टर. यानी इन्वेस्टर फ्री दिमाग से शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है बिना ये चिंता किए कि उसका मकान, घर, गाड़ी सब चले जाएगा. केवल जितने शेयर्स का पैसा उसने कंपनी को दिया है और वो अनपेड जो अमाउंट है जो देना बाकी है, वो केवल उतने अमाउंट के लिए लायबल होता है. उनके घर की कोई भी चीज़ें लायबल नहीं होती. अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में नुकसान हो जाता है तो उसके घर से उसको पैसे लेके आने पड़ते हैं. पार्टनरशिप में नुकसान हो जाता है तो पार्टनर्स की पर्सनल लाइबिलिटी होती है, वो अपने घर के लॉकर से गोल्ड वगैरह ये सब करके भरपाई करते हैं पैसे की. बट यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है. केवल जो अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर है जो देना बाकी है, वो 1200 वाला एग्जाम्पल, तो केवल आप उस अमाउंट के लिए ही लाइबल होगे. सो इसलिए मेरिट है. नाउ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. अगर पब्लिक कंपनी है तो आप अपने शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो. प्राइवेट कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछ के करना पड़ेगा. द ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एट द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी और दैट द शेयर पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी सोल्ड इन द मार्केट and such can be easily converted into cash. This avoids the backlog of investment, presents the company as favorable avenue for investment purposes. तो यहाँ पे बोला है कि क्योंकि शेयर इजीली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं तो हेडेक थोड़ी कम रहती है, लोग फटाफट कैश में अपनी सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं. परपेचुअल एग्जिस्टेंस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गो ऑन फॉर एवर. नाउ स्कोप फॉर एक्सपेंशन. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एचयूएफ, ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होती है. यहाँ पे और कैपिटल आप बुलवा सकते हो और लोन्स ले सकते हो. बैंक्स को भी लोन देने में इजी होता है, इसलिए देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर एक्सपेंशन. चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है. एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी हैज़ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कंपनी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं. फर्दर कैपिटल कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम पब्लिक एज वेल एज थ्रू लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दस देयर इज अ ग्रेटर स्कोप फॉर एक्सपेंशन. इन्वेस्टर्स आर इंक्लाइन टू इन्वेस्ट इन शेयर्स बिकॉज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी. ये इकलौता फीचर है जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स टिके हुए हैं. ठीक है. ट्रांसफरेबल ओनरशिप, ये दूसरा फीचर है कि अगर आप शेयर्स ट्रांसफ़र करके पैसा कमाना चाहते हो तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो. पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न्स, आपके शेयर्स की वैल्यू कब बढ़ जाए यू नेवर नो. सो इसलिए स्कोप ऑफ एक्सपेंशन तो है. सो दिस इज अगेन वन मोर मेरिट. सो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट. कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हायर सैलरीज, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, लोगों को हायर कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है. डिवीजन होता है काम का, हर डिपार्टमेंट पर्टिकुलर एक्टिविटी हैंडल करता है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग बैलेंस तरीके से होती है, और ये सब एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट में आता है. ओके स्टूडेंट्स, सो ये भी एक मेरिट है. सो चलिए डिसएडवांटेजेस स्टार्ट करते हैं. हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी. ओके, तो हेडिंग डालिए फटाफट.
सो फर्स्ट डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन का मतलब होता है कि इसके फॉर्मेशन में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, यानी इट इज़ नॉट अ ईजी केक, और इसके लिए यहाँ पर अपन को सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सो कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन्वॉल्व्स लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज have to be completed and prepared and submitted. Various permissions have to be obtained. To perform these activities, experts are hired who charge the high fees. Even the registration fee have to be paid to the registrar. आपको पता है एक वेबसाइट होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहाँ पर कंपनीज का रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म आता है। सिर्फ वो फॉर्म तक रजिस्ट्रेशन लिमिटेड नहीं होता है स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी बनाने पड़ते हैं। फिर कंपनी की बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। लास्ट स्टेप होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड देन होता है बिजनेस कमेंस। सो इतने सारे कम्प्लेक्सिटी होती है, यानी इतने सारे स्टेप्स होते हैं जो एक कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। और आपको पता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन बिगिन होता है प्रमोटर से, प्रमोटर ही कंपनी को फॉर्म करता है। सो कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन तो है। अब इस टॉपिक के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है दैट हाउ अ कंपनी इज फॉर्म्ड, तो हमारा आने वाला सेशन उसी टॉपिक पे होने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पे। ठीक है, तो वहाँ पे आप सीख जाओगे कि कंपनी आखिर बनती कैसे है। सो दिस वॉज कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। नाउ लैक ऑफ सीक्रेसी। कंपनीज एक्ट 1956 ये बोलता है कि कंपनी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रखनी पड़ती है, और ये इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक को भी अवेलेबल होती है। सो बहुत डिफिकल्ट है सीक्रेसी मेंटेन करना। यहाँ पे आप ना कंपनीज एक्ट 2013 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो आपको पता है कि एक कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिजर्व करके रखने होते हैं टिल 8 ईयर्स। तो मान लीजिए मैं एक शेयर होल्डर हूँ किसी भी XYZ कंपनी की, तो मुझे अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने हैं तो यस, मैं ROC के पास जाके, रजिस्ट्रार के पास जाके वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकती हूँ ऑन पेमेंट ऑफ अ मिनिमल फी। ठीक है, तो इस तरह से जो अकाउंट्स हैं वो ओपन रहते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार के पास, जिस वजह से सभी के सामने जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसपेरेंट और ओपन है। इसके लिए सीक्रेसी कम है, कॉन्फिडेंशियलिटी कम है। ओके, नाउ इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। अब कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स द्वारा फंडेड है एंड उसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे मैनेज करते हैं। सो इसका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत ही इम्पर्सनल है। कंपनी इज नॉट मैनेज बाय ओनर्स। ओनर्स से यहाँ क्या मतलब है उनका? शेयर होल्डर। ठीक है, बट इट इज मैनेज बाय द प्रोफेशनल मैनेजर्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, these managers get salary for their services, so there is no direct relation between efforts and reward. The increase in company's profit will not increase the income of the managers. कंपनी का यदि प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट होगा, बट कंपनी के जो मैनेजर्स हैं जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, CFO, इनको कोई बेनिफिट नहीं होगा, बट हाँ इनकी मैनेजरियल स्किल्स की दाद दी जाएगी कि अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ओके, पर ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट है। यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं वो काम करते हैं, एक प्रोफेशनल हायरार्की है, कोई भी एक दूसरे से इनफॉर्मली रिलेटेड नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट डिसएडवांटेज है अपना न्यूमरस रेगुलेशन। तो आपको पता ही है कि कंपनीज एक्ट के रेगुलेशंस होते हैं, कंपनीज एक्ट 2013, उसके पहले था कंपनीज एक्ट 1956, और उसके पहले भी 6 एक्ट थे जो अमेंड होके आज यहाँ तक अपन पहुंचे हैं। बट स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कंपनीज एक्ट की जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो कंपनी के बहुत सारे रूल्स हैं। एक रूल मैं आपको बताती हूँ, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स, कंपनीज इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर रूल्स, इसके बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं जो एक कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं। सो इसलिए न्यूमरस रेगुलेशन। फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी इज सब्जेक्ट टू मैनी लीगल प्रोविजंस एंड कंपल्शन। कंपनी इज बर्डन विद न्यूमरस रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग ऑडिट, voting, filing of reports, preparation of documents, and is required to obtain various certificates from different agencies, with registrar, SEBI, etc. जिसकी वजह से फ्रीडम नहीं मिल पाता ऑपरेशंस को अंडरटेक करने के लिए, और इसलिए कंपनी का बहुत टाइम, एफर्ट और पैसा जाता है। तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है, न्यूमरस रेगुलेशंस। सो स्टूडेंट्स, ये था अपना डिसएडवांटेज। फिर उसके बाद है नेक्स्ट डिसएडवांटेज, डिले इन डिसीजन मेकिंग।
कंपनी में सारे डिसीजंस कौन लेता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो प्लान बनाते हैं और डिसीजंस लेते हैं, मनी एलोकेट करते हैं। सो कंपनीज डेमोक्रेटिकली मैनेज्ड है, ऊपर टॉप लेवल, फिर नीचे मिडिल लेवल, फिर नीचे लोअर लेवल, थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब टॉप लेवल में सारे आ जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनका मैंने नाम लिया, ठीक है। अब हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई नॉर्मल पर्सन भी हो जिसका कोई डेजिग्नेशन ना हो, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी कंपनी को मैनेज करते हैं, उसके साथ मिडिल मैनेजमेंट होती है, लोअर मैनेजमेंट होती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस पे आते हैं? टॉप लेवल पे आते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन भी ऐसे ही होता है, अगर टॉप लेवल व्यक्ति को किसी लोअर लेवल के सुपरवाइजर को कुछ कम्युनिकेट करना है, सो ही विल नॉट गो डायरेक्टली, he will first inform the middle level manager and then middle level manager will inform the lower level supervisor. So this hindrance cause delay in decision making, और ये है अपना सबसे बड़ा disadvantage. Okay, so this happens when the decisions are delayed. Now oligarchic management, so this is a very new concept for all of you. ये पहले सिलेबस में नहीं होता था बट अभी है, so इसलिए इसके प्रॉपर नोट्स बनाना, ठीक है। So in theory company is a democratic institution wherein the board of directors are representatives of the shareholders who are owners. अब यहाँ पर उन्होंने ये क्यों बोला कि कंपनी एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है? हम बोलते हैं हमारा भारत डेमोक्रेटिक है क्योंकि हमारी जो पूरी जनता है, हमने एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया है अपना, वो है प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, जो इस पूरी कंट्री के डिसीजंस ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड ऑल दैट विच यू हैव स्टडीड इन सिविक्स। सिमिलरली यहाँ पर कंपनी की पूरी मैनेजमेंट किसके हाथ में बच्चों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। एंड स्टूडेंट्स जो किसके लिए वो डिसीजंस ले रहे हैं? जिन्होंने पैसा लगाया है। किसने पैसा लगाया है? शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है। शेयर होल्डर को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल ओनर बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको बात पता ही है। इन प्रैक्टिस however in more large sized organization having a multitude of shareholders, the owners have minimal influence in terms of running the business. मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे कि जो बिजनेस स्टडीज में हम बेस बनाते हैं शेयर्स का, डिबेंचर्स का, वो आप अकाउंट्स में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में सीखते हो। फॉर एग्जांपल, मैं किसी XYZ कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डर हूँ। अब मुझे कोई भी डिसीजन हो रहा है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई है, AGM हुई है या EGM हुई है। AGM मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, EGM मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कभी भी हो सकती है जब डिसीजन लेना हो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पर और वो अनसर्टेन हो, ठीक है। तो कभी भी हम EGM कंडक्ट कर सकते हैं। तो उस जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स भी आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आते हैं। अब ऐसा बोला जाता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो ओनर्स होते हैं कंपनी के, तो उनको बोलने का हक होता है क्योंकि वो लोग लॉस में भी साथ देते हैं, ठीक है। पर वहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर होते हैं जिनको अपने फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता, टाइमली रिपेमेंट चाहिए होता है, इसलिए उनको डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं दिया जाता। सो इसलिए बोला जाता है ओनर्स हैव मिनिमल इन्फ्लुएंस, यानी डिसीजन मेकिंग में ओनर्स का बहुत कम पार्ट होता है। ओके, इट इज सो बिकॉज शेयर होल्डर्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज अटेंड द जनरल मीटिंग। अब मान लीजिए मैं शेयर होल्डर हूँ, आई एम इन भोपाल एंड मीटिंग हो रही है मुंबई में, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गो, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स जा नहीं पाएंगे बार बार मीटिंग में और डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, इसलिए उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत मिनिमल होता है। इसलिए तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के रखे हैं, वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आपको पता है कि कौन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे? वो भी शेयर होल्डर्स मीटिंग में ही डिसाइड होता है बाय वे ऑफ वोटिंग, वोटिंग बाय पोल, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। पोल मतलब मशीन में आप मार्क कर दो, शो ऑफ हैंड्स मतलब ऐसे कर दो। सो दीज आर द मेथड्स जिसमें वोटिंग होती है कंपनी की जनरल मीटिंग्स में। तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए, जैसे हम सरकार चुनते हैं जिसको अपन बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्टली ये था अपना ओलिगार्किक मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सच enjoy such considerable freedom in exercising their power which they sometimes use even contrary to the interest of shareholders। कई बार ऐसा होता है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आपके लिए ऐसे डिसीजन लेते हैं जो शायद आपके हित में ना हो।
बट येस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये फ्रीडम होता है कि वो डिसीजंस ले सके. नाउ डिससेटिस्फाइड शेयर होल्डर इन सच सिचुएशन हैव नो ऑप्शन बट टू सेल देयर शेयर्स एंड एग्जिट द कंपनी. अगर सरकार हमारे लिए कोई ऐसी स्कीम लाती है जो हमें जिसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा या हम उससे खुश नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम अपील करते हैं, एप्लीकेशंस लिखते हैं. सिमिलरली अगर हम शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, हम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से किसी भी डिसीजन से हम डिससेटिस्फाइड हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, शेयर्स को सेल कर दो, क्योंकि आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा. देयर इज नो पॉइंट इन पुशिंग द थिंग्स फर्दर बिकॉज यू विल नॉट बी लिसन्ड. इट इज अ ओलिगार्किक मैनेजमेंट, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू सेल योर शेयर्स. अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो बाय बाय बाय, एंड अगर लॉस हो रहा है तो सेल सेल सेल. इफ यू थिंक यू हैव टू होल्ड द सिक्योरिटी, यू विल अर्न मोर मनी, देन होल्ड द सिक्योरिटी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. सिंपल से तीन ही क्राइटेरियाज हैं, बाय, होल्ड एंड सेल. नाउ all the directors virtually enjoy the rights to take all the major decision. It leads to rule by a few. अब देखिए, ओलिगोपॉली एक ओलिगार्किक मैनेजमेंट वर्ड क्यों आया, आपके मन में भी आ रहा होगा, मैम बोल रही हैं ओलिगार्किक मैनेजमेंट, व्हाट इज इट. सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलती हूँ परफेक्ट, बहुत सारे तरह के मार्केट होते हैं, ठीक है. पहला होता है परफेक्ट मार्केट या फिर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. सो परफेक्ट कंपटीशन यूजुअली आपको सब्जी मंडी में देखने को मिलता है. इसमें बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, सेम तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं सेम प्राइजेस पे, इसलिए इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन. दूसरा होता है मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे इन इकोनॉमिक्स. सो दूसरा होता है मोनोपोलिस्टिक. तो मोनोपोलिस्टिक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट सिचुएशन होती है जहां बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट प्राइजेस पे होते हैं. इसमें प्राइस कैसा था, सेम, और इसमें क्या था, डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट प्राइजेस पर. इसमें प्रोडक्ट भी सेम था सारे सेलर्स के पास, ठीक है. अब एक होती है मोनोपोली. मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, इनकी सत्ता चलती है, यानी ये अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हैं. इनके लिए प्राइस सरकार सेट करती है, ये भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत सेट कर सकते हैं, बट पूरा कंप्लीट फ्रीडम नहीं है. पर मोनोपोली ये लोग अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हैं. जैसे रेलवेज, उनके जैसा कोई और है ही नहीं, सब्स्टिट्यूट ही नहीं है रेलवेज का. तो मोनोपोली इज द किंग ऑफ द मार्केट, मोनोपोली सेलर, ठीक है, वहां सेलर की चलती है. फिर आता है ओलिगोपोली. ओलिगोपॉली एक फॉर्म ऑफ मार्केट सिचुएशन होता है स्टूडेंट्स, जिसमें बहुत कम सेलर्स होते हैं. जैसे आप मोबाइल कंपनीज देखिए इंडिया में कितनी कम हैं. अगर हम देखें विद द सिचुएशन, विद द पॉपुलेशन, यहाँ पर है अपने पास ओप्पो, फिर है अपने पास सैमसंग, फिर है अपने पास यू कैन से रिलायंस, फिर उसके बाद है वन प्लस, ठीक है. बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हैं, बट जो रेंज है वो कम है. सिमिलरली आप नेटवर्क्स देख लो, तो नेटवर्क्स भी अपने पास 5G तक आ चुका है. अगर आप टीवी इंडस्ट्री में देखोगे तो टीवीज भी एक कम ही है. तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस सेक्टर में बहुत कम सेलर्स होते हैं, उस सेक्टर को हम बोलते हैं ओलिगोपॉली. यहाँ पर मिनिमम 7 to 8 सेलर्स होते हैं, ठीक है, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट बियॉन्ड नहीं जाते. बियॉन्ड कहाँ पर होते हैं, मोनोपोलिस्टिक में. मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर होता है, वो अपने हिसाब से प्राइस सेट करता है. सो ओलिगोपोलिस्टिक मतलब फ्यू सेलर्स, ठीक है. जैसे मोबाइल इंडस्ट्री, जैसे आपको मैं बताऊं, जो मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं, जियो का मेरा नेटवर्क हो गया, एयरटेल हो गया, एयरसेल हो गया, BSNL हो गया, ठीक है. आप अगर और नेटवर्क्स देखें तो और जितने आप सिम कार्ड्स होंगे आपने परचेज करे होंगे, आइडिया हो गया, बट आप एक लिमिट आएगी, आप उसके बाद नाम नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपकी जो रेंज है वो यहीं तक है. तो इस तरह के सेलर्स को क्या बोलते हैं, ओलिगोपॉली, यानी फ्यू सेलर्स, राइट. सो इसलिए ओलिगार्किक मैनेजमेंट क्यों बोला, ओलिगार्किक मैनेजमेंट इसलिए बोला क्योंकि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अपन कंपनी बोलते हैं, ये रन हो रही है कुछ फ्यू लोगों की वजह से, यानी कुछ लोगों की वजह से, फ्यू पीपल, रन बाय फ्यू पीपल, और उन लोगों को अपन बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और ये जो फ्यू पीपल हैं, ये बहुत सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको अपन बोलते हैं शेयर होल्डर्स. प्लीज ये छोटा सा डायग्राम स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स में बना लीजिए. चलिए, सो आई होप आपने बनाया हो. दिस वाज ओलिगार्किक मैनेजमेंट. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट.
अब हो सकता है एक मयान में कितनी सारे लोग हैं, ठीक है। देखिए पहले शेयर होल्डर्स हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, फिर डिबेंचर होल्डर्स हैं, फिर जिनसे आपने लोन लिया है, आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो अराइज होगा ही होगा। सो देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग वेरियस स्टेक होल्डर यानी जिनका कंपनी से कुछ लेना देना है, ठीक है। द एम्प्लॉइज फॉर एग्जाम्पल मे बी इंटरेस्टेड इन हायर सैलरीज, एम्प्लॉइज को चाहिए हायर सैलरीज. For example, may be interested in higher salaries. Consumer desired higher quality of product at lower prices. Shareholder want higher returns and increase in the intrinsic value of their shares. These demand pose problems in managing the company as it often becomes difficult to satisfy such diverse interest. अब क्योंकि कंपनी में इतने लोग हैं, कोई ना कोई तो नाखुश रहेगा ही. कभी एम्प्लॉय उनको हाई सैलरी नहीं मिलेगी, कभी यू कैन से प्रोडक्शन सफ़र करेगा, कभी शेयर होल्डर सफ़र करेंगे. सो डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या प्रायोरिटी है कंपनी के लिए, ठीक है. तो इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है. सो दीज वर ऑल द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो हमने एंड करा है जॉइंट स्टॉक कंपनी. मैं एक बार आपको पूरा कंटेंट दोबारा से दिखा लेती हूँ बिकॉज इट वॉज अ वेरी बिग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. सबसे पहले हमने देखा था स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 कंपनी हमने स्टार्ट किया था. देन हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग पढ़ा था. फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स देखा था फीचर्स. देन हमने फीचर्स को अच्छे से समझा था, एक एक फीचर को. उसके बाद मेरिट्स ऑफ कंपनी. मैंने कुछ चीज़ें एडिशनल भी नोट करवाई थी, जैसे कॉमन सील में मैंने आपको कहा था 2015 के बाद कॉमन सील ऑप्शनल हो गई है, उसके पहले कंपलसरी थी. फिर रिस्क बियरिंग अपन ने देखा था. उसके बाद मेरिट्स आ गए थे. लिमिटेड लाइबिलिटी अगेन रिपीट हुआ था. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, स्कोप फॉर एक्सपेंशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट. फिर डिसएडवांटेजेस अपन ने आज पढ़े हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया. एंड लेट्स मीट इन अनदर सेशन. बट बिफोर दैट आप सभी हैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर. ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ये हमारा यूट्यूब चैनल है. अगर कोई स्टूडेंट को कोई लेक्चर नहीं मिले तो प्लेलिस्ट सेक्शन आप चेक करेंगे तो सारे सिस्टमैटिक लेक्चर्स डले हुए हैं. हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिलेंगे फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट courses along with daily practice problems. Apart from that, if you want e-notes and e-books, the links are given in the description below, and we make you prepare for CBSE board as well as some state boards. So CBSE board है and state boards कौन से हैं students? Delhi board, Bihar board, UP board, MP board and Rajasthan board. If you have interest in Vedic maths or if you want to enhance your English to the next level and learn new words of vocabulary as well, so try our spoken English course which is live on YouTube on a daily basis at current. Apart from that is also available on our website. So these are our other social media handles which is Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp. You can get connected with us through these platforms. Apart from that, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया so अभी लाइक करिए and अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. And if you have not subscribed to the channel yet, then what are you doing? Subscribe right now. Thank you so much guys. Have a good day. Take care.